हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। पिछली वीडियो में हम लोग समास के दो भेद पढ़ चुके हैं। आइए आज की कक्षा में हम समास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, जिनमें से हम समास के अव्ययी भाव समास को और द्वंद्व समास को पढ़ चुके हैं। आइए आज की कक्षा में हम समास के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरे नंबर का जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर का जो समास है तत्पुरुष समास। आइए इसके बारे में जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास हिंदी में तत् का मतलब होता है बाद। हिंदी में तत् का मतलब होता है बाद। तत् का मतलब होता है बाद, अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात जिस समास का दूसरा पद, दूसरे पद के लिए हम क्या बोल देंगे? उत्तर पद। दूसरे पद के लिए बोल देंगे उत्तर पद। अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा साथ में, जिस समास में उत्तर पद तो प्रधान होता ही है तथा साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों का मतलब ये है कि इसमें क्या है? परसर्ग लगे हुए होंगे। इनमें क्या है? विभक्तियों का लोप हो रहा होगा। तो उस समास के लिए हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का मतलब क्या है कि बाद का पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा तथा साथ में ही इसमें क्या? विभक्तियों का लोप हो रहा होगा। आइए देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अब ये जो तत्पुरुष समास है इसके लिए भी आगे हमने 6 भागों में बांट दिया है। ये जो तत्पुरुष समास है इसके लिए हमने कितने भागों में बांट दिया है? 6 भागों में। आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास का सबसे पहला जो भेद है उसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला भेद कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। अब हम लोगों के लिए पता है कि कर्म के साथ में क्या आता है? को। कर्म के साथ में क्या आता है? को। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में क्या है, कोई समस्त पद दे रखा है, जैसे ये दे रखा है समस्त पद, इसका हम क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। समस्त पद का क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। तो जो परसर्ग का उपयोग होगा वो कौन से परसर्ग का प्रयोग होगा? कुपर्सर्ग का। यदि समस्त पद का विग्रह करते समय कुपर्सर्ग का प्रयोग होता है तो उस समय जो समास होगा कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, लिखा हुआ है स्वर्ग प्राप्त। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पर हमने कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया है? को कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये कर्म तत्पुरुष समास का भाग है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखा हुआ है ग्रामगत। ग्रामगत का अर्थ होता है ग्राम को गत। गत का मतलब होता है गया हुआ। अब यहाँ पर भी क्या है? को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? कर्म तत्पुरुष समास का ही भेद है। तीसरे अगर उदाहरण की बात करें तो लिखा हुआ है वनगमन। अब वनगमन का यदि हम समास विग्रह करें तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे वन को गमन। वन को गया हुआ। अब इसके लिए जब हम ब्रेक करते हैं मतलब समास विग्रह करते हैं, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? कुपर्सर्ग का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये भी कर्म तत्पुरुष समास का ही भाग है। अगला क्या है? मरणासन्न। मरणासन्न का यदि हम समास विग्रह करें तो क्या बोलेंगे? मरण को आसन्न। मरण को आसन्न। अब यहाँ पर भी मरणासन्न के लिए जब हम समास विग्रह कर रहे हैं
तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग, सॉरी, कौन से परसर्ग का प्रयोग हो रहा है? कुपरसर्ग का प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि यह भी तत्पुरुष के कौन से वाले समास का भेद है? कर्म तत्पुरुष समास का भेद। अर्थात आपके लिए कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि आपके लिए समास का विग्रह करना है, और विग्रह करने के बाद यदि को परसर्ग का प्रयोग हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा? कर्म तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण कौन कौन से देखें? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, वनगमन, वन को गया हुआ, मरणासन्न, मरने को आसन्न। आइए अब तत्पुरुष समास का अगला भेद देखते हैं कौन सा है। तत्पुरुष समास का दूसरा जो भेद है उसका नाम है करण तत्पुरुष समास। दूसरा वाला भेद है करण तत्पुरुष समास। अब कारक में करण के साथ में क्या आता है? करण के साथ में आता है या तो से या आता है के द्वारा, से या के द्वारा। तो हमारे पास में क्या है? कोई समस्त पद दे रखा होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, और विग्रह करने के बाद में यदि से या फिर के द्वारा परसर्ग का प्रयोग हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि वहां पर तत्पुरुष समास के कौन से वाले समास का भेद है? करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर से का जो अर्थ होता है वो साथ होता है। से का मतलब होता है कि जो भी पार्ट है वो साथ में अटैच है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो लिखा हुआ है रोगग्रस्त। इसके लिए जब हम विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब यहाँ पर कौन से परसर्ग का प्रयोग हुआ है? से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये है, ये कौन से समास का भेद है? करण तत्पुरुष समास का भेद है। ऐसे ही आगे अगर हम उदाहरण की बात करें तो दे रखा है शोकग्रस्त। शोकग्रस्त के लिए यदि हम समास में विग्रह करें तो इसके लिए क्या कहा जाएगा? शोक से ग्रस्त। अब यहाँ पर भी क्या है? से परसर्ग लगा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये भी किसका उदाहरण है? करण तत्पुरुष समास का ये भी उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है बिहारी रचित। तीसरा उदाहरण लिखा हुआ है बिहारी रचित। बिहारी रचित का अर्थ क्या होगा? बिहारी के द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम समस्त पद का क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। तो विग्रह करने के बाद में हमें जो परसर्ग मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? के द्वारा। इसका मतलब ये है, ये किसका भेद है? करण तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। यहाँ पर से का मतलब बताया है साथ में। जैसे दे रखा है रोगग्रस्त, तो रोगग्रस्त में एक कोई जो व्यक्ति है वो रोग से क्या है? लगा हुआ है, रोग उसके साथ में लगा हुआ है। तो जहाँ साथ का बोध होता है से का मतलब, तो वहां पर हमारा जो समास होगा वो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास। और साथ में या फिर कौन सी विभक्ति हमें दिखाई दे जाएगी? के द्वारा वाली। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद है उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो हम परसर्ग प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो हम परसर्ग प्रयोग करते हैं वो कौन सा आता है? के लिए। कौन सा आता है? के लिए। अब हमें करना क्या है? कोई समस्त पद दे रखा होगा, उसका हम विग्रह करेंगे, और यदि समास का विग्रह करने के बाद में अगर के लिए आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे अगर हम उदाहरणों की बात करें, जैसे यदि उदाहरणों की बात करें तो दे रखा है विद्यालय, दे रखा है विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो कहा जाएगा विद्या के लिए
आले, विद्या के लिए आले। विद्यालय का मतलब ये होता है कि विद्या के लिए जा रहे हैं हम, विद्या के लिए आले। आले का मतलब होता है घर, विद्या के लिए घर। अब हमने जब इसका समास विग्रह किया तो विग्रह करने के बाद में हमें कौन सा परसर का कौन सी विभक्ति का उल्लेख मिल रहा है, के लिए। इसका मतलब क्या है, ये संप्रदान तत्पुरुष का ही उदाहरण है। आगे हम पहुंचते हैं, उदाहरण दे रखा है रसोई घर। रसोई घर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर भी समास विग्रह करने के बाद में के लिए परसर्ग का उपयोग हमारे लिए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी कौन से, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे दे रखा है देशभक्ति। देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बोलेंगे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, के लिए। और के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष समास का। आगे लिखा हुआ है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब हम चेक कर रहे हैं कि समास विग्रह होने के बाद में जो हमें पदों के बीच में मिल रहा है वो कौन सी वाली विभक्ति का प्रसर्ग मिल रहा है, संप्रदान वाली विभक्ति का। इसका मतलब ये है कि ये किसका उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का। तो कर्म तत्पुरुष समास की पहचान क्या थी, कर्म तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो हमारे लिए को प्रसर्ग दिखाई देता है। ऐसे ही अगर क्या है, करण तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण होगा तो हमें उसमें से या फिर के द्वारा प्रसर्ग दिखाई दे जाता है। तीसरे नंबर का क्या था, संप्रदान तत्पुरुष समास। यदि हम समस्त पद का क्या कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, और विग्रह करने के बाद में क्या है, के लिए प्रसर्ग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसका उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष समास का। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास का अगला जो भेद है उसका नाम है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो प्रसर्ग देखने को मिलता है वो मिलता है से। लेकिन यहाँ पर जो से का अर्थ होता है वो अलगाव के लिए प्रदर्शित करता है। ये जो से है वो किसके लिए प्रदर्शित करेगा, अलगाव। अलगाव का मतलब होता है बिछड़ना। यहाँ पर जो से का अर्थ होगा वो किसके रूप में होगा, बिछड़ने के रूप में। अगर जैसे हम इसके उदाहरणों की बात करें तो दे रखा है, पहला उदाहरण दे रखा है धनहीन। धनहीन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, धन से हीन, धन से हीन। अब हमें समास विग्रह करने के बाद में कौन सा प्रसर्ग दिखाई दे रहा है, से प्रसर्ग। अब हमारे मन में ये विचार आएगा कि से प्रसर्ग तो करण में भी आता है, लेकिन हमें ये पता है कि करण में जो से प्रसर्ग आता है उसका अर्थ होता है साथ में लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर धनहीन का मतलब क्या है, धनहीन का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धन से क्या है, हीन है। हीन का मतलब है जिसके पास धन नहीं है, धन जिसके पास में धन नहीं है। इसका मतलब ये है, ये जो से है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, अलगाव के लिए। अलगाव के लिए प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास का। आगे दूसरा उदाहरण दे रखा है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, पथ से भ्रष्ट,
पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि समास विग्रह करने के बाद में से परसर्ग मिलता है। अब यहाँ पर से किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने पद से क्या हो जा रहा है, भ्रष्ट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। और जहाँ अलगाव की स्थिति, वहां कौन सा समास, अपादान तत्पुरुष समास, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। आगे उदाहरण दे रखा है, जैसे गुणहीन। गुणहीन का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, गुण से हीन, गुण से हीन। अब समास विग्रह करने के बाद में कौन सा परसर्ग दिखाई दे रहा है, से परसर्ग। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो गुण से कैसा है, हीन है, या जिसमें गुण है ही ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या है, अलगाव की स्थिति हो रही है। अलगाव की स्थिति होने का मतलब है कि किसका उदाहरण है, अपादान तत्पुरुष समास का। आगे उदाहरण दे रखा है, पाप मुक्त। पाप मुक्त का अर्थ क्या हो जाएगा, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। समास विग्रह करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, से परसर्ग का। अब से परसर्ग का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पाप से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। और जहाँ अलग होने की बात होती है वहां समास भी कौन सा होता है, अपादान तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास का कौन सा वाला भेद हो गया, चौथा वाला, जिसके लिए क्या बोल रहे हैं, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें जो परसर्ग का उपयोग हो रहा होगा वो कौन से वाले का होगा, से का, लेकिन किसके रूप में, बिछड़ने के रूप में। आइए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास का अगला भेद। तत्पुरुष समास का अगला जो भेद है उसका नाम है संबंध तत्पुरुष समास। अगला जो भेद है वो क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है कि जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो समस्त पद का विग्रह करने के बाद में हमारे लिए का या की या के परसर्ग दिखाई देते हैं। अगर क्या है, कोई समस्त पद दे रखा है, हम उसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और समास विग्रह करने के बाद में या तो का या फिर की या फिर के शब्द दिखाई दे रहे हैं, परसर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर कौन से वाले तत्पुरुष समास की बात चल रही है, संबंध तत्पुरुष समास की। जैसे उदाहरण में दे रखा है, जैसे गंगा जल। अगर गंगा जल ये क्या है, हमारा समस्त पद है, इसका हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका हम समास विग्रह करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे गंगा का जल, गंगा का जल। इसमें समास विग्रह करने के बाद में कौन सा परसर्ग दिखाई देता है, का परसर्ग। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। आगे दे रखा है शिवालय। शिवालय, शिवालय का मतलब क्या होता है, शिव का आलय। शिवालय का मतलब क्या है, शिव का आलय, शिव का आलय। आलय का मतलब होता है घर, अर्थात शिव का घर। अब जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करने के बाद में हमें का परसर्ग दिखाई देता है। और का परसर्ग दिखाई देने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। आगे उदाहरण दे रखा है, राजनीति। राजनीति का यदि हम समास विग्रह करें तो हम राजनीति का यदि हम समास विग्रह करें तो हम लोग क्या कहेंगे, राजा की नीति, राजा की नीति, राजा की नीति। समस्त पद ये क्या है, समस्त पद है, ये हमने क्या कर दिया, समास विग्रह। समस्त पद का समास विग्रह करने के बाद में हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा परसर्ग दिखाई दे रहा है, की परसर्ग दिखाई दे रहा है। और की किस में आता है, संबंध वाले में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। आगे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देश रक्षा। देश रक्षा का मतलब क्या हो जाएगा,
देश की रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा। ये क्या है? समस्त पद। ये हमने क्या कर दिया? इसका समास विग्रह। समास विग्रह करने के बाद में कौन सा परसर्ग दिखाई दिया? की परसर्ग। और की परसर्ग किस में आता है? संबंध में। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी किसका उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये तत्पुरुष समास का कौन सा वाला भेद हो गया? पांचवा वाला। संबंध तत्पुरुष समास, सॉरी, तत्पुरुष समास का आइए देखते हैं अगला भेद। तत्पुरुष समास का अगला जो भेद है, इसका नाम क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। यदि समस्त पद का विग्रह करने पर, यदि समस्त पद का विग्रह करने पर में या पर परसर्ग दिखाई दे जाए, यदि समस्त पद का विग्रह करने पर या तो में या फिर पर परसर्ग हमें दिखाई दे जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर जो समास होगा वो कौन सा वाला समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि अधिकरण के साथ में जो परसर्ग लगे हुए होंगे वो कौन से होंगे? या तो में होगा या फिर पर होगा। आइए कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनमें देखते हैं कैसे करके अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा हुआ है आप बीती। अगर हम बात करें आप बीती, इसका यदि हम समास विग्रह करें तो हम लोग क्या कहेंगे? आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। तो समास विग्रह करने के बाद में हम देखते हैं कि कौन सा परसर्ग प्रयोग हुआ है? पर परसर्ग का उपयोग हुआ है। इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे उदाहरण दे रखा है कार्य कुशल। इसका यदि समास विग्रह करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। समास विग्रह करने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा परसर्ग दिखाई दे रहा है? में परसर्ग। और जहां में परसर्ग दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो उदाहरण किसका हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास का। आगे एक और उदाहरण दे रखा है, लिखा हुआ है सिर दर्द। तो सिर दर्द का यदि हम समास विग्रह करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिर में दर्द, सिर में दर्द। अब ये क्या था हमारा? समस्त पद। समस्त पद का हमने क्या करा? समास विग्रह। तो समास विग्रह करने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी वाली विभक्ति मिल रही है? में वाली। में वाली का मतलब ये है कि यहाँ पर अधिकरण विभक्ति हो जाएगी। अधिकरण विभक्ति होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आनंद मग्न। अब आनंद मग्न का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो समास विग्रह करने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा परसर्ग दिखाई दे रहा है? में परसर्ग। और में किस में आता है? अधिकरण में। इसका मतलब ये है, ये जो आनंद मग्न है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? कि हम समस्त पद का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। और समास विग्रह करने के बाद में हमारे लिए जो परसर्ग दिखाई देंगे वो कौन से वाले दिखाई देंगे? या तो में होगा या फिर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का एक भेद और भी होता है जिसके लिए हम बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें किसी विभक्ति चिन्ह के अलावा भी और कई पद ऐसे होते हैं जिनके लिए लुप्त कर दिया जाता है। एक से ज्यादा, यदि एक से
ज्यादा पदों के लिए, एक से ज्यादा पदों के लिए लुप्त कर दिए जाए, अर्थात छोड़ दिया जाए समास विग्रह करने के बाद में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर जो समास होगा वो कौन सा होगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, समास विग्रह कर रहे हैं। समास विग्रह के बाद में क्या है कि अगर हम समस्त पद की ओर देखें तो समस्त पद में हम ये देखते हैं कि क्या है कि विभक्ति चिन्ह के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब गायब कर दिया जाता है। तो वो किसके उदाहरण माने जाएंगे, लुप्त तत्पुरुष समास के। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है मधुमक्खी, उदाहरण लिखा हुआ है मधुमक्खी। अब यदि हम मधुमक्खी का समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे मधु को लाने वाली मक्खी, मधु को लाने वाली मक्खी। अब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि मधुमक्खी में ये जो समस्त पद दे रखा है इसका हमने क्या करा, समास विग्रह करा। अब समास विग्रह में क्या है, ये कर्म विभक्ति का एक तो को आ रहा है, इसके अलावा भी क्या है, और भी पद आ रहे हैं, इसके अलावा भी क्या है, और भी पद आ रहे हैं। ये क्या हो गया इसका समास विग्रह। इसके लिए जब हमने क्या करा, समस्त पद में लाए, तो समस्त पद में लाने के बाद में क्या है कि को के अलावा भी ये जो पद है, ये जो पद है इनका क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मधुमक्खी में समास कौन सा हो जाएगा, लुप्त तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मालगाड़ी, लिखा हुआ है मालगाड़ी, लिखा हुआ है मालगाड़ी। अगर हम मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी का मतलब हो जाएगा माल को ढोने वाली, माल को ढोने वाली गाड़ी। मालगाड़ी का मतलब क्या होता है, माल को ढोने वाली गाड़ी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्म कारक की विभक्ति कौन सी आ रही है, को आ रही है। इसके अलावा भी क्या है, और भी पद दे रखे हैं, इसके अलावा भी क्या है, और भी पद आ रहे हैं। जब ये जो समास विग्रह है इसके लिए हम किस में कन्वर्ट करते हैं, समस्त पद में। तो को के अलावा भी क्या है, एक ये पद है, एक ये पद है, इनका भी क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मालगाड़ी में भी कौन सा समास हो जाएगा, लुप्त तत्पुरुष समास। आगे एक उदाहरण दे रखा है रेल गाड़ी, दे रखा है रेल गाड़ी। अब रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है, रेल का मतलब होता है पटरी, रेल का मतलब होता है पटरी। तो ऐसी गाड़ी जो पटरी पर चलती हो, तो इसके लिए हम क्या कह देंगे कि रेल पर, रेल अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो कि पटरी पर चलती है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण वाला क्या है, पर आया है, अधिकरण का प्रसर्ग पर आया है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं पर की अलावा भी क्या है, कुछ पद आ रखे हैं, और इनके लिए जब हम किस में परिवर्तित करते हैं, समस्त पद में, तो पर के अलावा भी ये दो पद ऐसे हैं जिनका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि रेलगाड़ी में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, लुप्त तत्पुरुष समास। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है समस्त पद सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सौर से, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। दोस्तों सौर ऊर्जा का मतलब होता है सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि से तो क्या है, करण कारक की विभक्ति है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पद आ रहे हैं।
अब ये जो समास विग्रह हुआ है इसके लिए हम किस में कन्वर्ट करें, सौर ऊर्जा में। तो हम देखते हैं ये जो से पद है इसका तो लोप हो रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ये प्राप्त लिखा हुआ है, होना लिखा हुआ है, वाली लिखा हुआ है, इन सभी शब्दों का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सौर ऊर्जा शब्द दे रखा है इसमें भी जो समास होगा वो कौन सा होगा, लुप्त तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, लुप्त तत्पुरुष समास। तो लुप्त तत्पुरुष समास का अर्थ होता है कि हमारे पास में क्या है, कोई समास विग्रह है। समास विग्रह में हम देखते हैं कि जो मेन विभक्ति है उसके अलावा भी यदि कुछ पदों का क्या हो जाए, लोप हो जाए समस्त पद बनाते समय, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो समास होगा वहां पर वो कौन सा होगा, लुप्त तत्पुरुष समास। तो ये हमारे तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। समास का जो चौथा भेद है, समास का जो चौथा भेद है उसका नाम है द्विगु समास। अगला जो भेद है वो कौन सा है, द्विगु समास। अगला जो भेद है वो कौन सा है, द्विगु समास। अब दोस्तों द्विगु समास क्या होता है, समास का जो चौथा भेद है वो क्या है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास का मतलब होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। पहले पद के लिए हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। पहले पद का मतलब क्या है, पूर्व पद। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उस समास के लिए द्विगु समास कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जैसे यदि हम बात करें, दे रखा है नवरात्र, दे रखा है नवरात्र। अब यदि हम इसके लिए चेक करें तो हमें पता लग रहा है कि स्टार्टिंग इसकी जो हो रही है वो किससे हो रही है, नव से। नबे क्या है, संख्या है। इसका मतलब ये है कि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। नवरात्र का मतलब हो जाएगा 9 रात्रियों का, रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह। दोस्तों पहला पद क्या है, संख्यावाचक। नव क्या है, एक संख्या है, 9 के लिए प्रदर्शित कर रही है। इसका अर्थ हो जाएगा कि नवरात्र में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। आगे हम देखते हैं, आगे देख रहे हैं लिखा हुआ है शब्द तिरंगा। अब तिरंगा में जो पहला वाला शब्द है अर्थात पूर्व पद है, वो पूर्व पद कौन सा है, ती। ती का मतलब होता है तीन, ती का मतलब होता है तीन। अब पहला पद क्या है, संख्यावाचक। इसका मतलब ये है कि ये जो तिरंगा है वो कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा, द्विगु समास का। तिरंगा का अर्थ क्या हो जाएगा, तीन। तिरंगा का अर्थ हो जाएगा तीन रंगों का समूह। तिरंगा में जो रंग है वो कितने रंग के समूह की बात करी जा रही है, 3 रंगों के समूह की। तो जो पहला पद है वो क्या है, 3 है। कैसा है, संख्यावाचक है। इसका मतलब ये है कि किसके लिए प्रदर्शित करेगा, द्विगु समास के लिए। आगे ऐसे ही हम अगर देखें, देखा हुआ है त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या है, पहला पद क्या है, त्रि है। त्रि का मतलब क्या है, 3 है। तो पहला पद कैसा दे रखा है, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक है, इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विगु समास का। त्रिभुज का यदि हम समास विग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह। क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। 3 भुजाओं का समूह क्या कहलाएगा, त्रिभुज। पहला पद क्या है, मतलब पूर्व पद क्या है, त्रि है। त्रि क्या है, एक संख्या है, 3 के लिए प्रदर्शित कर रही है। और जहां यदि पहला पद हमें क्या दिख जाए, संख्या, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। आगे दे रखा है चौराहा। चौराहा में जो पूर्व पद है वो क्या है, चौ है।
चौका मतलब क्या है? चार। चौका मतलब क्या है? चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार अर्थात जहां पर चार राहें मिलती हो उसके लिए क्या बोलते हैं? चौराहा। तो चौराहा में जो पूर्व पद है वो कैसा है? संख्यावाचक है। और जहां पूर्व पद क्या दिख जाए हमें? संख्यावाचक, तो हम समझ जाएंगे कि वो उदाहरण किसका है? द्विगु समास का। आगे और उदाहरण दे रखा है, जैसे लिखा हुआ है तेराहा। तो तेराहा में पहला जो शब्द है वो क्या है? त्रि है, मतलब पूर्व पद क्या है? त्रि का मतलब क्या है? तीन। पूर्व पद कैसा दिखाई दे गया? संख्यावाचक। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है? हमारा द्विगु समास का उदाहरण। तिराहा का मतलब क्या हो जाएगा? तीन राहों का समाहार। तीन राहों का समाहार। जहां पर तीन रास्ता आपस में मिलती हैं उसके लिए क्या बोल देंगे? तिराहा। पूर्व पद क्या है हमारा? संख्यावाचक। आगे यदि हम उदाहरण देखें तो ले रखा है दोपहर। दोपहर में यदि हम पूर्व पद चेक करें तो क्या दे रखा है? दो। दो क्या है? एक संख्या है। संख्या होने का मतलब है ये किसके लिए प्रदर्शित करेगी? द्विगु समास के लिए। दोपहर का अर्थ क्या हो जाएगा? दो पहरों का समाहार। अर्थात जहां पर दो पहर आपस में क्या हो? मिलते हो, उसके लिए हम क्या बोल देंगे? दोपहर। अब दोपहर में पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक होने का मतलब ये है कि ये किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? द्विगु समास के लिए। द्विगु समास का मतलब क्या था? द्विगु समास का मतलब है कि पहला पद हमारा क्या होगा? संख्यावाचक। बता दिया।